बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने 2 दिन कबल एक व्लॉग किया था और वो व्लॉग था जी चुंग के बारे में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चुंग के बारे में। और उस पर मैंने इस बात की निशानदेही की थी कि वहाँ से जो कुछ लोग हैं, 40 लोग हैं, वो रिफॉर्म्स के नाम पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अपर क्लास कोर्स एक लिहाज से कर रहे हैं और उसका नया नाम रखा गया, तो अपने घरों में रहते हैं। और वो उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो ऐसे चूज़ रहे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ज़ाहिर है वो नहीं देते, वो रिफॉर्म्स कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि बोली लगती है। फिर मैंने उसमें ये नाम लिए थे 2 मुबैना तौर पर जो मुझे बताया गया था, जिसमें आसिफ साहब हैं इंस्पेक्टर लीगल, और जो उनके हैं जी एसपी महमूद अल हसन साहब। तो मुझे दोस्तों ने बताया नहीं, वो तो इंतहाई ईमानदार हैं जी और वो ऐसा काम नहीं करते। तो क्योंकि मुझ तक जो खबर आई थी, जो बात हुई, मैंने मुबैना तौर पर कहा, और अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत खा हूँ। लेकिन बातें बहुत सी ऐसी अब भी मेरे सामने हैं। मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें कि जी जो महमूद अल हसन साहब हैं वो ख़ुद जाके एसपी हैं और ज़रा रिकॉर्ड निकलवा लें। ना डरें डीएजी साहब से, ना डरें जो कमांडेंट साहब हैं उनसे, और वो जाके रिकॉर्ड निकलवाएं कि क्या ये जो 40 लोग हैं अपने घरों में नहीं रहते। कुछ ना करें, उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लें और उनके नंबर ले लें और सीडीआर्स निकलवा लें। लोकेशन का पता चल जाएगा कि कितने दिन वो ओएसडी हैं, कितने दिन वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। बाकी कुछ जो दोस्त हैं, मैं तो उन्हें बच्चे ही कहता हूँ, अपने सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कह रहे हैं जी हम भी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ कोई करप्शन नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट ये बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं भी कहता हूँ जी स्टेट ऑफ आर्ट बना हुआ है चोंग सेंटर, बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, बहुत ज़्यादा बजट है और बिल्कुल खूबसूरत बना दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें बहुत मेहनत है कमांडेंट साहब की भी और सारे दोस्तों की। लेकिन इसके पीछे जो जो कहानी है उस पर भी तवज्जो फरमा दें कि उसके पीछे स्टोरीज़ क्या हैं। मुझे याद है 1992 में जब मैं एसएचओ कोर्ट सब्जल था, तो वहाँ 2 सीनियर थे मेरे, एक एएसपी थे और एक एसएसपी थे, बहुत अच्छे अफसरान, दोनों ऑनेस्ट। और एक दिन मेरी शिकायत की उन एएसपी साहब ने कि जी जो एसएसपी साहब को कि जी अजीज़ पैसे बड़े लेता है और ये जनाब करप्शन करता है। और तो उस पर उन्हें एसएसपी साहब ने जवाब दिया कि यार ये जो कलाशनकोव लेता है ये कहाँ से लेता है। 92 में कलाशनकोव नहीं हुआ करती थी थानों पे, जिन्हें AK-47 कहा जाता है, और ना ही G3 होती थी, ना हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स होते थे और ना ही रॉकेट होते थे, और कुछ भी नहीं होता था। 12 बोर गनें होती थी, सेमी ऑटोमेटिक जो चाइना की है वो होती थी, जिसे हर बार बुलेट फायर करना पड़ता था और डाकुओं के पास जदीद असला होता था। तो हम ख़रीदारी किया करते थे, ख़ुद लिया करते थे, सुई से ये सारी चीज़ें मंगवाई जाती थी। कलाशनकोव की गोलियां, पेटियां मंगवाते थे। और सादकाबाद के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, जिसमें चौधरी मुनीर लोहियाला, ज़फ़र अब्बासी हो गए, अब्दुल मालिक थ्रेली, और ऐसे बहुत से नाम हैं जो इस टाइप का असला हमें लेके दिया करते थे और अपनी गने पे हमें पैसे दिया करते थे कि जाएं जी आप असला लें और डाकू से मुकाबला करें और हमारी हिफाजत करें। और ये सारी चीज़ चलती रही। और एक दिन फिर मुझे याद है कि जी एएसपी साहब जो हैं वो बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, उन दिनों ट्रंक कॉल्स होती थी और डायरेक्ट डायलिंग जो है उस पर बड़े पैसे लगते थे। तो उनकी कॉल आ गई सिंध, अंदरून सिंध से, और उन्होंने सिंधी में कहा अपने वालिद साहब को, जी वाले अब्बा आप बंद करें, मैं आपको कॉल करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कॉल की, कोई तकरीबन 40-45 मिनट उन्होंने सिंधी में बात की। फ़ोन बंद करने के बाद मुझे गुस्सा था, मेरे दिल में बात थी, तो मैंने कहा सर ईमानदारी तो ये भी नहीं है कि आप सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल करें, तो ऑनेस्टी तो ये भी नहीं है ना जी। वो मुझ पर खासे नाराज़ हुए साहब और मुझे कमरे से निकाल दिया जी। मैं फिर कमरे से उठ के चला गया। बात ये है कि बोलना, हक सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है। और चुंग की जो मैंने बात की थी, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। रिफॉर्म्स कमेटियाँ चेक कर लें और इसके साथ साथ फिर चलें, आगे चलते हैं थोड़ा। तो बहुत से दोस्तों ने ये कहा जी कि आपने रैंकर्स को रगड़ दिया और पीएसपी जो कमांडेंट है जिसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है उसको आपने कुछ नहीं कहा। तो आज मैं फिर कमांडेंट साहब को भी कुछ कह देता हूँ कि जनाब आप ज़रा चेक कीजिए ना, ये शीश भट्टी साहब कौन है जी, और ये इसके साथ मुबशिर जो हैं जो इंचार्ज बने हुए हैं, दोनों कांस्टेबल हैं, पता नहीं हेड कांस्टेबल हैं, और ये साथ आते हैं। ये भी बड़ी बीमारी है कि जी अफरान के साथ कुछ लोग चलते हैं। वो हमारे एक डीएजी थे, उनके साथ मेरा बड़ा फटा रहा था भावलपुर में। उनके पास भी एक हवलदार होता था जो कांस्टेबल भर्ती हुआ और 20 साल से उनके साथ ही चल रहा था,
और उनकी सारी चीज़ें वो देखा करता था, वही मैनेज करता था। तो जब आप इस टाइप के लोगों को मुस्तकिल अपने साथ रखेंगे तो फिर आपकी शिकायतें तो होंगी ना जी। अब शीश भट्टी साहब हैं, मुबशर साहब हैं, और एक जो हैं जी पी आरिफ साहब हैं, कुछ ये भी कुछ हैं, ऐसा ही है। फिर यासिर साहब हैं जो ठेकेदार हैं, वो आले नाल हैं, यहाँ जो काम होता है वो बगैर किसी ऑडिट तो यहाँ होता नहीं हमारे महकमे में, आंखें बंद की होती है। जरूरत ही किसी को नहीं है कि जी ऑडिट करे, किसकी जरूरत है ऑडिट करे, मरना है। मेरे बोलने पे फिर आप जिस तरह कुछ दोस्तों ने गंद उछाला, तो मैं उस पर भी उनसे अर्ज यही करूँगा कि जी आप कसम उठाएं सारे और आ जाएं मेरे सामने, मैं रिकॉर्ड के साथ बात करूँगा कि जितनी ईमानदारी हो रही है वो आप सबको पता है। खुला माहौल दिया गया आपको, यूनिवर्सिटी बना दी गई है, इससे लगता है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, ये जो चून सेंटर है, और फ्री माहौल है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो इंचार्ज हैं उनकी तरफ आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि जी आपके तकरीबन कुछ 60 से 70 लोग जो हैं जो क्लास 4 के हैं वो गायब हैं, वो अफसरान के घरों में हैं। और मैं आपको फिर वो लिस्ट बता देता हूँ कि जी कौन किधर है, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, शशदर रह जाएंगे कि जी ये कहाँ गए। तो मैं बताता हूँ कि जी ये क्लास 4 के जो लोग हैं, इसमें देख लें कि आरिफ नवाज साहब एक आईजी रहे हैं, उनके घर में 2 लोग हैं जी, रिटायर हो गए, अभी भी उनके घर में 2 लोग हैं। फिर आप देखें कि आईजी शौकत जावेद हैं, उनके घर में 2009 से एक बंदा है, ये भी रिटायर हो गए। एहसन महबूब साहब, बड़ा नाम आईजी रहे हैं जी वहाँ बलूचिस्तान, इनके घर में भी एक बंदा है। फिर आ जाएँ जी ये उस्मान खटक साहब हैं, इनके घर में भी स्वीपर है, और जो है दूसरा फिर आ जाएँ फैसल शाहकार साहब के घर में भी एक लांगरी है। फिर आ जाएँ जी आईजी हाउस पे 2 लोग हैं जी, स्वीपर और लांगरी हैं जी। फिर आ जाएँ एडिशनल आईजी कंवर शाहरुख हैं, इनके घर में 4 लोग हैं। कंवर शाहरुख साहब, अब मुझे नहीं पता कहाँ इनकी पोस्टिंग है। और ये फिर 4 लोग हैं जी, लांगरी 2, एक धोबी, एक माशकी, 2 लांगरी इन्होंने रखे हुए हैं जी। और एक एडिशनल आईजी फयाज साहब हैं, फयाज देव साहब, इनके घर में भी एक माली है। फिर आ जाए एडिशनल आईजी नईम अकरम भरोका, ये रिटायर हो गए, इनके घर में भी एक लांगरी है। फिर आ जाए एडिशनल आईजी अजीम खान लगारी, 2006 से इनके घर में लांगरी है। फिर आ जाए आईजी जावेद अहमद डोगर, इनके घर में एक स्वीपर है 2009 से, जवाद अहमद डोगर जी। फिर आ जाएँ अबू बकर खुदाबख्श साहब, 2009 से इनके घर में स्वीपर है। फिर आ जाएँ जी तारिक रुस्तम चौहान साहब, इनके घर में 2 लांगरी हैं जी। फिर आ जाएँ जी कामरान आदिल साहब, इनके घर में भी एक लांगरी है। और फिर आ जाएँ डीएजी कैप्टन अता मोहम्मद, इनके घर में भी 2 लोग हैं, स्वीपर और लांगरी है। फिर आ जाएँ डीएजी अहमद जमाल और रहमान 2000, इनके घर में भी 2 लांगरी हैं। फिर आ जाएँ जी डीएजी शहजादा सुल्तान, इनके घर में भी 3 लोग हैं जी, 2 लांगरी है, एक स्वीपर है। फिर आ जाएँ जी मिर्ज़ा फरहान बेग साहब हैं, इनके घर में भी 2 हैं जी, एक लांगरी एक स्वीपर है। फिर आ जाएँ डीएजी सलमान सुल्तान राना, इनके घर में भी एक धोबी एक स्वीपर है। फिर आ जाएँ जी डीएजी मोहम्मद इदरीस, इनके घर में भी स्वीपर और धोबी है। फिर डीएजी सजाद मंज हैं, इनके पास भी सजाद मंज साहब के पास भी स्वीपर है जी। फिर आ जाएँ जी अजीम अरशद ख़ान, डीएजी अजीम अरशद ख़ान, 2010 से इनके पास लांगरी है। फिर आ जाएँ जी फैसल अली राजा, इनके घर में भी लांगरी है। फिर आप देख लें जी कि ये वकार अब्बासी हैं डीएजी, इनके घर में लांगरी है। फिर उस्मान अकरम गोंदल हैं, इनके घर में भी लांगरी है। फिर आगे आ जाएँ जी आप, ये हैं जी गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, डीएजी हैं, स्वीपर हैं इनके घर में। फिर डीएजी मोहम्मद अली नेकोकारा है, इनके घर में लांगरी है। और मोहम्मद मुबीन साहब हैं, कैप्टन मुबीन जिनका नाम है, शहीद हैं, उनके घर में एक लांगरी है। फिर मेजर मुबशर साहब लेट, इनके घर में भी लांगरी है। फिर सादिक अली डोगर साहब हैं, इनके घर में लांगरी है। फिर जी डीएजी महबूब असलम लीला साहब हैं, इनके घर में 3 स्वीपर हैं, एक लांगरी, 4 स्वीपर हैं, एक लांगरी है, और इसके अलावा तो 8 गाड़ी हैं। फिर आ जाएँ जी एसएसपी अली नासिर रिजवी साहब, ये आईजी इस्लामाबाद हैं, इनके घर में भी लांगरी है, उनके नाम भी हैं मेरे पास जी। और फिर तनवीर अहमद ताहिर हैं जी एसएसपी, इनके पे पास स्वीपर है जी।
फिर एसपी इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है, एसपी माद जफ़र साहब, इनके लांगरी है जी इनके पास। और फिर आयशा भट्ट साहबा का भी हिस्सा है, स्वीपर है। और फिर एसपी डॉक्टर बुशरा जमील हैं, उनके पास भी स्वीपर है। और फिर जी अटैच ट्रेनिंग ब्रांच पे है जी एक लांगरी। फिर सीपीओ रेस्ट हाउस पे एक लांगरी। फिर आप देखें कि रेस्ट हाउस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्वीपर है। और ये जी टोटल 3 धोबी, 1 माशकी, 2 माली, 22 स्वीपर, ये टोटल मिला के ये कोई 58 लोग बनते हैं जो इनके पास हैं। अब आ जाएं कि जी ये टोटल कितनी नफरी है जी। यहाँ टोटल नफरी 310 जो मंजूर शुदा है, लांगरी 111 हैं, खाकरोब 104 हैं, धोबी 51 है, माली 8 हैं, हजाम 19 है, माशकी 8 हैं, और इसी तरह एक एक और कारपेंटर वगैरह मोची दर्जी 2 ही हैं जी। और मौजूदा नफरी जो है 280 है, और इसमें 30 जो है कमी नफरी है। 56 मुस्तकिल ओएसडी ड्यूटी पे गए हुए हैं। आप ये देखें कि ये तो वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, और इसमें इंस्पेक्टर इस्टेब्लिशमेंट साहब निकाल के देख लें, मेरे पास नाम भी हैं उन लोगों के, और चेक कर लें। ये तनख्वाह जो हैं बायोमेट्रिक यहाँ हाज़िरी करते हैं, इनकी हाज़िरियाँ भी होती हैं, और तनख्वाहें ये चौंक सेंटर से ले रहे हैं, और ये लोग अफसरान के घरों में काम कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें एक भी रैंकर नहीं है, एक भी रैंकर एसपी नहीं है जिसको एक भी लांगरी या स्वीपर या कुछ मिला हो। ये सब इनके घरों में है और ड्यूटियां कर रहे हैं वहाँ बड़े अरसे से। ये हाल नाजरीन सिर्फ चौंक सेंटर का है। अगर आप इसी तरह से आला सेंटर और बाकी सेंटर्स की बात करें तो बेतहाशा नफरी है जो है, और इस तरह उनके अफसरान के घरों में मुस्तकिल तौर पे है। बाज़ अफसरान तो ऐसे हैं जिन्होंने जब वो बतौर एएसपी आते हैं तो उनके साथ जो अटैच होते हैं उनके ख़ास कांस्टेबल्स होते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो भी उनके हर दुख सुख को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं। और फिर मुझे याद है कि एक डीआईजी साहब थे वहाँ भावलपुर में, उनके पास भी एक हवलदार होता था, उनकी भी बड़ी कहानियाँ थी। और वो सारे काम कार खैर के जो सर अंजाम देता था, कलेक्शन हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, धमकाना हो गया, तड़ी लगाना हो गया जूनियर्स को, और फिर उनसे कलेक्शन हो गई, सारा वही करते थे और अब भी यही करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ईमानदारी का लेबल सिर्फ लगा लेना अपने ईमानदार नहीं होता, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करना भी ईमानदारी नहीं। हम पे तो इल्ज़ाम है, मुझे मेरे बारे में कहा जाता है जी बड़ा करप्ट है, जी बड़ा करप्शन करता था। बड़े दोस्तों ने यहाँ के मिस किए, मैं फ़लाँ करता था, मैं फ़लाँ करता था। मैंने कभी इनकार किया, लेकिन उसकी वजह भी देखें ना। 40 साल हो गए मुझे मुलाजमत करते हुए, क्या बदला आपके इस पुलिस सेंटर्स में जी? वही सब कुछ अगर चल रहा है, 40 साल होने के बावजूद भी हम भी पैसे, हमें भी मजबूर किया जाता था, हमें भी तंग किया जाता था। अगर पैसे नहीं देते थे तो हमें सारा सारा दिन दौड़ाया जाता था, सजाएं मिलती थी। और अब भी वही हाल है कि जो पैसे नहीं देता वो जलील ख्वार है, जो पैसे देता है वो इन्जॉय करता है। तो फिर ट्रेनिंग आपकी में क्या चीज़, किस चीज़ की कमी है? और मैं चैलेंज करता हूँ कि जो बातें मैंने की हैं, अब की हैं और पहले की हैं, और इसी तरह ख़वातीन जो ट्रेनीज़ हैं उनके साथ जो जो हो रहा है, ये जो अच्छी शक्ल सूरत की बच्ची हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनके साथ क्या नहीं हो रहा। यहाँ पीसी के होटल की बुकिंग की भी बड़ी कहानी है। फिर इसी तरह जो गुजरांवाला की बेचारी एक सब इंस्पेक्टर जो उनका अफेयर पकड़ा गया, उनको वापस ज़िला किया गया, वो झूठ है। क्या उस लड़की को शय नहीं दी गई, उसको छुट्टी और शार्ट लीव नहीं दी जाती थी? बुला लें, पूछ लें किसी से। ज़ाहिर है आप लोग बड़े सीनियर लोग हैं, आंखें बंद कर ली तो फिर हर बात ख़त्म हो जाती है, आप पे कौन उंगली उठा सकता है। सिहाला कॉलेज में एक स्कैंडल हुआ था, यही लेडी सब इंस्पेक्टर्स जो ख़वातीन हैं, बच्ची हैं, उनके साथ उनको तंग करने की कोशिश की गई थी। और फिर उस वक्त सुखेरा साहब आईजी थे, बाद में कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने बयान ही नहीं दिया। और अब भी किसी की ज़रूरत नहीं, किस ट्रेनी की ज़रूरत है कि वो बयान दे जाए? जो दे रहा है वो भी नहीं बयान दे सकता, जो नहीं दे रहा वो भी बयान नहीं दे सकता। इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा है, और ये सारा कुछ मैंने भी 37-38 साल बर्दाश्त किया। तो बाकी रही बात, तो आपको हक हासिल है। जो मेरे यंगस्टर हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ डायरेक्ट भर्ती हैं सब इंस्पेक्टर, बड़ा उनके दिल में उन्होंने कहा जी कि सारी बातें ठीक हैं, ये तो यहाँ मैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। और फिर मैंने कौन से यहाँ आके लेक्चर देने हैं चोंग में, या मैंने जॉब करनी है? यार मैंने एक हकीकत बयान की है, आप लोग सब अपने गिरेबान में झांकें और खुदा को हाजिर नाजर जान के कहें कि जो बातें मैंने की हैं वो सच्ची नहीं है।
क्या इस तरह करप्शन नहीं हो रही? क्या इस तरह लड़कियों को तंग नहीं किया जा रहा? क्या ये लोग जो मैंने नाम गिने हैं ये अफसरान के घरों में नहीं है? ये तो सिर्फ चौंक की बात है। आप किला गुजर सिंह चले जाएं, आप बाकी पुलिस लाइंस की बात करें, आप अब्बास लाइंस की बात करें, आप पीसी की बात करें, आप पीएचपी की बात करें, नहीं है लोग घरों में बैठे हुए पैसे दे के। तो अगर ये सारा झूठ है तो फिर मैं आप दोस्तों से माजरत खा हूँ जी, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। सच बोलना तो वैसे ही हाँ जुर्म है, और हमेशा ये कहा जाता है क्योंकि ये पहले गंदा था तो अब ये बड़ा सच बोल रहा है मौलवी सनाउल्लाह। तो मौलवी सनाउल्लाह बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, और ना ही मैं मेरे ये मोनेटाइज हैं। और ये भी कहा गया नौजवानों को कि जी रिपोर्ट करें इसके पेज को, वो कर लें जी रिपोर्ट, क्या होगा फिर? अब वो दौर नहीं है कि आप सोशल मीडिया की ताकत को रोक सकोगे। और मैं हमेशा बात करता रहा हूँ, जहाँ पुलिस मुलाजमीन के साथ ज़्यादती होती है मैं वो भी बात करता हूँ छोटे मुलाजमीन के साथ, और जहाँ बड़े अफसरान ज़्यादती करते हैं मैं वो भी बात करता हूँ, और जहाँ इस टाइप की हरकतें होगी मैं वही भी बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।